चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे बच्चों, स्वस्थ और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, ठीक है, शानदार और फर्स्ट क्लास होंगे। आप सभी का स्वागत है, ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा होना भी चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, शानदार और फर्स्ट क्लास होना चाहिए। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे बच्चों कि संवैधानिक विकास, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम संवैधानिक विकास कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की क्लास को जनरली हर संडे लेंगे। एक ही संडे ले पाए थे, उसके बाद ठीक है ना, किसी संडे आपका एग्जाम था, किसी संडे कुछ और था, तो कुल मिलाकर ठीक है अब कोशिश ये करेंगे कि संवैधानिक विकास की इस यात्रा को हम आज से स्टार्ट करें और हर एक संडे की क्लास हो। ठीक है, तो देखो, संवैधानिक विकास, जो संवैधानिक विकास का इतिहास है, विकास, ठीक है, इस संवैधानिक विकास के इतिहास में हमने सबसे पहले 1773 का नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट देख लिया था। ठीक है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, इसमें हम 1773 के नॉर्थ के रेगुलेटिंग एक्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके थे, बहुत बढ़िया से कंप्लीट कर चुके थे, तो उसे हम देख चुके थे। ठीक है जी, तो इसमें नंबर फर्स्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, लेटिंग एक्ट, ठीक है, इसको हम सर कंप्लीट कर चुके थे। रेगुलेटिंग एक्ट को बहुत अच्छे से हमने समझा, इसकी पूरी यात्रा को हमने जाना कि भाई रेगुलेटिंग एक्ट किन परिस्थितियों में पारित हुआ, ठीक है, क्या क्या सर्कमस्टांसेस थे, वो सारी बातें हमने देखी। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, इसे सर हम पढ़ चुके थे। चलिए, अब इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक संशोधन हुआ, और वो जो संशोधन हुआ था स्पेशली वो संशोधन हुआ था जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनी थी उसके अधिकार क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए, है ना। तो इसी में एक संशोधन हुआ जिसको हम 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम कहते हैं। 81 का संशोधनात्मक अधिनियम कहते हैं। अधिनियम बोलते हैं, ठीक है। तो भैया जी, ये जो है 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम, इसको भी हम पढ़ चुके थे। इस 1781 के संशोधनात्मक अधिनियम को और भी हम कई नामों से जानते हैं, ठीक है, जैसे हम इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। भानु बेटा दूसरा मार्कर ला। इसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं, और इसको हम बंगाल जुडिशरी एक्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भैया जी? बंगाल जुडिशरी एक्ट के नाम से भी जानते हैं। एक्ट के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर, ठीक है, वेरी थर्ड पॉइंट, ठीक है, हमने इसमें देखा बच्चे 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट, है ना। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखा था और इसे भी हम कंप्लीट कर चुके थे। पिट्स का इंडिया एक्ट, इसको भी हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है, पिट्स के इंडिया एक्ट को, ठीक है, बहुत बढ़िया तरह से कंप्लीट कर चुके थे, बहुत ही शानदार तरीके से हम इसे देख चुके थे, पिट्स के इंडिया एक्ट को, ठीक है। तो आज की जो हमारी विषय वस्तु है, जिस एक्ट को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम। पहले पूरी उसकी पृष्ठभूमि जानेंगे और उसके बाद फिर हम 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम पढ़ेंगे, है ना। तो उसकी क्या पृष्ठभूमि है, कैसे वो बना, ठीक है, इन सब पहलुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। 1700, ठीक है, 86 का संशोधनात्मक अधिनियम,
ठीक है, इसे समझते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, सारी परिस्थितियां आप समझो। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट एक्चुअली क्यों लाया गया था? तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था वो बेसिकली इस वजह से लाया गया था कि ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर भारत में नियंत्रण स्थापित कर सके। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में लगातार युद्धों में व्यस्त थी और इसके द्वारा कंपनी को एक अच्छा खासा लॉस हो गया था। ठीक है, बोलो हो गया था कि नहीं? एक कंपनी लगातार घाटे में चल रही थी और घाटे में तो चल ही रही थी, ठीक है, उसके बावजूद वो बैंक ऑफ इंग्लैंड से ऋण की डिमांड कर रही थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड से बोल रही थी कि साहब हमको, ठीक है, कर्जा दे दो। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या थी कि ऑलरेडी कंपनी पर 60 लाख पाउंड का कर्जा हो चुका था और 10 लाख पाउंड और मांग रही थी। और जो 4 लाख पाउंड कंपनी को देने होते थे प्रति वर्ष ब्रिटिश सरकार को एज अ रॉयल्टी, उससे छूट मांग रही थी। ठीक है, तो इन सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आए थे। कुल मिलाकर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लाने के पीछे जो ब्रिटिश सरकार का वास्तविक मंशा थी वो ये थी कि हम कंपनी की सारी गतिविधियों को नियंत्रण कर लेंगे और ऐसा ना हो कि भविष्य में कंपनी हमसे अपने सारे रिश्ते खत्म करके भारत में अपने स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना ना कर ले। तो कुल मिलाकर कंपनी पर कंट्रोल करने की, कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने की बड़ी जरूरत है, बड़ी आवश्यकता है। ठीक है, और दूसरा, जो कंपनी लगातार घाटे में चल रही है, जो कंपनी को लॉस हो रहा है, ठीक है ना, उसको भी हम ओवरकम कर लेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये सब एक ख्याली पुलाव ही साबित हुए। वास्तविकता में, ठीक है, ऐसा कुछ हो ना सका। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगातार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम एक्ट ऑफ सेटलमेंट, फिर पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, ठीक है, बहुत सारे ऐसे, ठीक है, प्रावधान कंपनी की गतिविधियों में शामिल किए गए जिससे कि कंपनी की जो लॉसेस हो रहे हैं उनको रोका जा सके, कंपनी के अधिकारियों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके और भारत में कंपनी पर कंट्रोल। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये सब पूरा का पूरा जो है ना उस तरह से सफल नहीं हुआ जो ब्रिटिश सरकार ने सोचा था। फिर अंत में क्या हुआ कि अंत में, ठीक है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि तभी कुछ हो सकता है जब हम कॉर्नवालिस को भारत का या बंगाल का, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर, ठीक है, भेजे। अगर कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर भारत जाता है तो क्योंकि कॉर्नवालिस को इतना अच्छा प्रशासनिक और, ठीक है, रेवेन्यू का आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस है, इतना बेहतर एक्सपीरियंस है कि वो वास्तव में भारत में जो बिखरी हुई चीजें हैं ना, जो अव्यवस्था फैली हुई है, प्रशासनिक अकुशलता जो व्याप्त है, उसको कॉर्नवालिस रोक सकता है। तो कुल मिलाकर एक व्यक्ति को, तो बेटा कुल मिलाकर एक व्यक्ति को, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार को अपने संविधान में संशोधन करना पड़ा और इस संशोधन को हम 1786 के संशोधनात्मक अधिनियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैं आगे और चर्चा करूंगा लेकिन फिलहाल अभी, ठीक है, मैं आपको, ठीक है, आगे की यात्रा कराता हूं। तो 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम, अधिनियम, ठीक है जी। अच्छा, अब मेरी बात आप समझेंगे बहुत अच्छे से। ये जो 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम है, ठीक है, वास्तव में मेरे प्यारे बच्चे ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया। ठीक है, बोला तो यही जाता है कि ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया और एक्चुअली जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि कॉर्नवालिस को हम बंगाल का गवर्नर जनरल बना लेंगे। भारत में कंपनी के शासन प्रशासन में जो और बची कुची अकुशलता है, ठीक है ना, अव्यवस्था है, उसको हम ओवरकम कर लेंगे, है ना। तो हर एक एक्ट को लाए जाने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इस एक्ट को भी लाए जाने के पीछे कारण थे। देखिए, सबसे पहला कारण क्या था कि वही कि भाई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, ये भी उसी सीरीज में है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए,
कमियों को दूर करने के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना बेटा। तो 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, और कुल मिलाकर ठीक है कंपनी में जो प्रशासनिक अकुशलता, जो प्रशासनिक अव्यवस्था व्याप्त है, उसको दूर करने के लिए, है ना। तो भैया जी कंपनी में जो प्रशासनिक असुविधा व्याप्त है, व्याप्त है, व्याप्त है, ठीक है, उसे दूर करने के लिए। दूर करने के लिए, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो बेटा जो कंपनी में प्रशासनिक असुविधा, या आप कह सकते हैं कि कंपनी में जो प्रशासनिक अकुशलता व्याप्त है, ठीक है, उसे दूर करने के लिए, ठीक है, ये एक्ट लाया गया। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर करने के लिए, कंपनी में जो प्रशासनिक असुविधा व्याप्त है, वास्तव में उसको दूर करने के लिए लाया गया था, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, ये जितने भी एक्ट वगैरह आए थे ना बच्चे, उनसे वास्तव में कंपनी की स्थिति में अभी तक कोई वास्तविक सुधार नहीं आया था, और गवर्नर जनरल उसकी परिषद के बीच में बहुत सारे मतभेद थे, ठीक है। तो अभी तक की मैं बात करूं, अभी तक, ठीक है, टिल डेट, अभी तक, ठीक है, मैंने क्या बोला बच्चे, कि अभी तक कंपनी की स्थिति में कोई वास्तविक सुधार नहीं आया था। कंपनी की वास्तविक स्थिति में अभी तक कोई सुधार ना आया था, और ना ही आने की कोई गुंजाइश थी। ठीक है, ये ध्यान रखना, ना तो आया था और ना ही आने की कभी कोई गुंजाइश थी। तो अभी तक बेटा कंपनी की ठीक है वास्तविक स्थिति में, सॉरी, कंपनी की स्थिति में, कंपनी की स्थिति में अभी तक, अभी तक कोई वास्तविक सुधार नहीं आया था, वास्तविक सुधार नहीं आया था, नहीं आया था, है ना मेरे प्यारे बच्चे। तो अभी तक कंपनी की स्थिति में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं था, ठीक है, ना आया था, और गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्यों के बीच में मतभेद थे, जो ठीक बहुत सारे अफसरों पर बेटा ठीक क्लियर हुए, है ना, उभर कर सामने आए। गवर्नर जनरल जनरल व उसकी परिषद के मध्य मतभेद थे। मध्य क्या थे बेटा, मतभेद थे, मतभेद थे, ठीक है। अंततः तो मैं आपको बताऊं कि कार्नवालिस को बंगाल का गवर्नर बनाकर भारत लाने के लिए यह संशोधन किया गया, ठीक है ना। एक लास्ट बात मैं आपको बताऊं, ठीक है, इस एक्ट की, कि इस एक्ट को लाए जाने का जो वास्तविक कारण है, अगर हम वास्तविक कारण के बारे में चर्चा करें, तो वास्तविक कारण यही है भैया, ठीक है, इस बात को देखना, वास्तविक कारण यही है, ठीक है, इस पर बहुत अच्छे से फोकस करना बेटा। क्या कि कार्नवालिस को, कार्नवालिस को, है ना जी, किसको बाबू बोलो, ठीक, किसको, कार्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भारत लाने हेतु, ठीक है, यह अधिनियम, या यह संशोधनात्मक अधिनियम पारित किया गया, यह संशोधनात्मक अधिनियम पारित किया गया, अधिनियम पारित किया गया, पारित किया गया।
पारित किया गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ तक किसी भी साथी को, ठीक है, थोड़ी बहुत भी दिक्कत होगी। तो सर मैंने बोला था ना, आपको बताया था कि किसी ना किसी एक्ट को लाए जाने का कोई ना कोई कारण होता है। ठीक है, तो साहब इस एक्ट को लाए जाने का कारण क्या था? तो इस एक्ट को लाए जाने का कारण बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल साधारण है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हम जो प्रयास कर रहे थे, हम का मतलब है ब्रिटिश सरकार जो प्रयास कर रही थी, ठीक है, वैसा वास्तव में कुछ भी नहीं हो पाया था। तो इस वजह से ये लाया गया। ठीक है, उनको ये लगा कि वास्तव में कॉर्नवालिस को अच्छा खासा प्रशासनिक अनुभव है, ठीक है, वही भारत में कंपनी की इस बिगड़ती हुई स्थिति को संभाल सकता है, एक वही बंदा है कुल मिलाकर। ठीक है, जैसे हॉलीवुड की मूवी में एक कैरेक्टर होता है ना, ठीक है ना, और वो कैरेक्टर जो है ना दुनिया को खत्म होने से बचा लेता है, इस तरह का है ना। तो ये उस तरह का कैरेक्टर है ब्रिटिश सरकार की नजरों में। और वास्तव में भारत आने के बाद जो उसके रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, अपने रिफॉर्म्स के माध्यम से उसने ये प्रूव भी कर दिया कि अगर उसको भारत में लाया गया है तो वो, ठीक है, अपने, ठीक है ना, इस प्रयास में पूरा का पूरा सफल हुआ है। ठीक है, जिस उद्देश्य के लिए लाया गया, ठीक है, वो वास्तव में अपने उस उद्देश्य में पूरा सफल भी हुआ है। तो सबसे पहले ये तो कारण हो गए। अब हम इस एक्ट के, ठीक है, प्रोविजंस के बारे में, प्रावधान के बारे में चर्चा करेंगे कि भाई इस एक्ट के क्या क्या प्रावधान थे। तो सबसे पहला प्रावधान इस एक्ट का ये था, ठीक है, सब लोग यहां पर बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। जो सबसे पहला प्रोविजन था इस एक्ट का बेटा, जो सबसे पहला प्रावधान ये था कि विशेष अवस्था में जो गवर्नर जनरल है वो अपनी परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता है। मतलब कुछ ऐसी विशेष स्थिति है, कुछ ऐसी विशेष अवस्था है, लेकिन जहां पर मामला पेचीदा हो जाए तो ऐसी स्थिति में ये पूरा राइट है गवर्नर जनरल को कि वो अपने परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता है। बात समझ में आ गया? कुल मिलाकर उसे एक विशेष अधिकार मिला जिसको वीटो कहा गया। अभी तक, ठीक है, बंगाल के किसी भी गवर्नर जनरल को ऐसा राइट नहीं था कि वो अपने परिषद के निर्णय को रद्द कर दे, है ना। तो इसको ये राइट मिला था कि विशेष अवस्था में, विशेष अवस्था में, अवस्था में, ठीक है ना, कॉर्नवालिस को, कॉर्नवालिस को, कॉर्नवालिस को अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार मिला। अपनी परिषद के निर्णय को, निर्णय को रद्द करने का अधिकार मिला। अधिकार मिला, ठीक है। यह एक विशेष अधिकार था बच्चे, ठीक है, ध्यान रखना। यह क्या था सर? यह एक विशेष अधिकार था। एक विशेष अधिकार था, अधिकार था जिसे, जिसे वीटो कहा गया। वीटो कहा गया, ठीक है। तो विशेष अवस्था में कॉर्नवालिस को यह राइट मिला कि वो अपने परिषद के निर्णय को बेटा क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है। इसके अलावा कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल तो है ही है, लेकिन वो बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ साथ बेटा मुझे एक्चुअली क्या है कि अपनी कैमरे की तरफ देखने की आदत है, मतलब कैमरा इन द सेंस कि कैमरा तो मेरा ऊपर ही होता है, ठीक है, लेकिन जो मेरे कमेंट चलते हैं, ठीक है, जहाँ पे मैं अपने घर से क्लासेस लेता हूँ तो उनके कमेंट चलते हैं नीचे ऐसे करके, तो मैं नीचे देखता हूँ और यहाँ पर है ऊपर। तो कई बार क्या है कि मैं कैमरे से नजर नहीं मिला पाता क्योंकि यहाँ पे कमेंट मुझे ऊपर देखने पड़ते हैं। चलो, तो ठीक है, यह एक विशेष अधिकार था जिसे वीटो कहा गया। और दूसरा प्रावधान क्या था? ठीक है, दूसरा प्रोविजन बड़ा शानदार प्रोविजन है बेटा। ये था दूसरा प्रोविजन कि एक तो ये है कि वो अपने परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता है। जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होती है तो वह काउंसिल के निर्णय को, ठीक है, रद्द कर सकता है। और एक और बात बता दूं, ठीक है, जिन लोगों ने, ठीक है, ये लेक्चर देखा, इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे, ठीक है, तो उससे पहले वाला लेक्चर जरूर देखना आप। जो एक लेक्चर हुआ है ना जिसमें मैंने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, प्लस 1781 का संशोधन और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बताया है, उस लेक्चर को जरूर देखना। जब आप उस लेक्चर को देखने के बाद इस पे आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो नहीं देखे तो अभी से पढ़ लो। और कॉर्नवालिस को जो दूसरा अधिकार मिला बेटा, वो ये मिला कि वो बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का मुख्य सेनापति भी बना, ठीक है। तो वह
बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ साथ बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ 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 उसे उसे मुख्य सेनापति का पद भी दिया गया। उसे मुख्य सेनापति का पद भी दिया गया, पद भी मिला। अच्छा, मुख्य सेनापति का पद क्यों मिला? क्योंकि बेटा इस समय देखिए अमेरिका में गृह युद्ध की स्थिति थी, और अमेरिका में गृह युद्ध की स्थिति में ठीक है वह ब्रिटिश सरकार के द्वारा, क्योंकि ठीक है अमेरिका भी कभी ब्रिटेन का उपनिवेश था, जैसे भारत 1947 तक अंग्रेजों का उपनिवेश रहा है, ऐसी अमेरिका भी था लगभग 1776 तक। 1776 में अमेरिका को अंग्रेजों से आजादी मिली है ना। तो उस समय जो है ना अमेरिका में जब गृह युद्ध की स्थिति है तो वहां पर ये ठीक है ब्रिटिश सरकार की तरफ से वहां पे नेतृत्व कर रहा है, तो ये सेनापति है, तो इसको बहुत अच्छा खासा अनुभव है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहीं तक हमारा 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम था। आप इस बात को समझ पाए होंगे कि ये जो 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, इसको लाए जाने का कारण क्या है? इसको लाए जाने का कारण क्या है? मैंने बोला ना कि किसी भी एक्ट को लाए जाने का कोई ना कोई तो कारण होगा। तो इसको लाए जाने का कारण क्या है? तो सर इसको लाए जाने का कारण है कि वास्तव में ठीक है ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी ठीक है उनको दूर करने के लिए लाया गया था, जिससे कि कंपनी में अभी भी जो प्रशासनिक असुविधा व्याप्त है, जो अभी भी कंपनी में प्रशासनिक असुविधा बनी हुई है, उसे दूर किया जा सके, समाप्त किया जा सके। ठीक है, कंपनी की स्थिति में अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी ठीक है वास्तविक सुधार नहीं आया है, किसी भी तरह का बेटा कोई भी वास्तविक सुधार नहीं आया। गवर्नर जनरल व उसकी परिषद के बीच में मतभेद थे। कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर ठीक है भारत लाने हेतु यह संशोधनात्मक अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, कॉर्नवालिस भारत में आया और भारत में आने के बाद बच्चे उसको ये ठीक है विशेष अधिकार दिया, क्योंकि उसे पहले से ही पता था। ठीक है, अब चूंकि उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भारत लाया जा रहा है, तो वो पहले से स्टडी करके आया होगा कि भाई भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या क्या राइट है। जब उसने देखा कि अरे वो तो बेसिकली कठपुतली टाइप का व्यक्ति है, वो तो अपने परिषद के निर्णय के सामने कुछ कर ही नहीं सकता, तो उसने पहली शर्त रख दी कि भाई मैं अपनी परिषद के निर्णय के अधिकार को रद्द कर सकता हूं। अगर मेरी परिषद ने कोई भी निर्णय लिया है तो मैं उस राइट को रद्द कर सकता हूं, और मैं अपना जो मत है, जो मेरा राइट है, मैं उनके ऊपर ठीक है उस निर्णय के ऊपर थोप सकता हूं। ठीक है, वो बात उसने बोल दी, मान ली कि चलो ठीक है भैया, क्योंकि हमको वह बुलाकर भारत लाना था, और दूसरा क्योंकि वो मुख्य सेनापति ठीक है वो एक अच्छा सेनापति भी था, तो वो बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ साथ मुख्य सेनापति भी बना। अब इसके बाद ठीक है चार्टर एक्ट की शुरुआत होती है। ठीक है, अब चार्टर एक्ट का आपने नाम सुना ही होगा बच्चे, चार्टर एक्ट। ठीक है, आपने बहुत नाम सुना होगा इनका चार्टर एक्ट का, और आप लोग एक्चुअली कंफ्यूज भी होते होंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते होंगे कि सर कौन सा चार्टर एक्ट है, कौन सा ये एक्ट है, कौन सा वो एक्ट है। मैं आपको बता रहा हूं चार्टर एक्ट का मतलब क्या होता है। देखो सबसे पहले तो आप इस शब्द का अर्थ समझो कि चार्टर जो शब्द है ना, चार्टर शब्द का अर्थ होता है ठीक है अधिकार पत्र। क्या बच्चे? एक प्रकार का अधिकार पत्र। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है क्या होता है अधिकार पत्र? तो कुल मिलाकर ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटिश कंपनी को ठीक है प्रत्येक 20 वर्ष के उपरांत कुछ अधिकार प्रदान किए गए। ठीक है, कंपनी कौन है? ठीक है, तो सर कंपनी भारत में देखिए प्रशासन और व्यापार करने वाली संस्था है। एक्चुअली आई तो वो व्यापार करने के लिए थी भारत में, लेकिन धीरे धीरे व्यापार के माध्यम से उसने अपना भारत में इतना एक हाथ पैर पसार लिए, एक मतलब इतने बड़े साम्राज्य पर उसने अपना अधिकार कर लिया कि फिर उन क्षेत्रों पर उसे प्रशासन भी करना था। आई वो व्यापार करने के लिए थी, वो भारत में व्यापार करने के लिए लाई गई विशुद्ध रूप से एक कंपनी थी कि भाई उसका काम है भारत में व्यापार करना। लेकिन व्यापार करने के क्रम में उसके आपसी संघर्ष हुए, मतभेद हुए, युद्ध हुई, संधि हुई, एक बड़े भूभाग पर उसने अपना कब्जा कर लिया। अब वो उन क्षेत्रों पे प्रशासन भी कर रही है। ठीक है, तो अब वे एक व्यापारिक कंपनी होने के साथ साथ एक प्रशासनिक संस्था भी बन गई है, वो दोनों काम कर रही है। ठीक है, तो चार्टर एक्ट इसी तरह से है। चार्टर एक्ट की श्रृंखला में हम 1793 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे और 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। कुल मिलाकर ये 4 चार्टर एक्ट हम पढ़ लेंगे।
ठीक है, हमें 4 चार्टर एक्ट पढ़ने हैं आज, और आज इनको पढ़कर हमें समाप्त करने हैं, और क्लास के क्लास में हमको याद भी करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने हैं जो इनसे पूछे गए हैं, और उम्मीद ये करूंगा मैं आपसे कि एक एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सर 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है, वेरी फर्स्ट 93 का चार्टर एक्ट। सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है, अब ये एक्ट जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंपनी को दिया गया था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा बेटा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, यह अधिकार दिया गया कि वो भारत में अगले और 20 वर्षों तक व्यापार कर सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा, मेरे साथ साथ बोलो बेटा, इस एक्ट में क्या, ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्षों तक के लिए भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आगे आने वाले और 20 सालों तक भारत में व्यापार कर सकती है। बात समझ में आ रही है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आगे आने वाले 20 सालों तक भारत में व्यापार कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद जो कॉर्नवालिस को दिया गया वीटो पावर था, क्या कि कॉर्नवालिस विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता है। ठीक है, तो कॉर्नवालिस को दिया गया वीटो पावर आगे आने वाले सारे के सारे गवर्नर जनरलों को भी दिया गया। ठीक है, मतलब अब कॉर्नवालिस के बाद जितने भी गवर्नर जनरल बनेंगे, तो कॉर्नवालिस के बाद बनने वाले सभी गवर्नर जनरलों को यह राइट दिया गया। और साथ साथ इतना ही नहीं बेटा, मद्रास और बंबई, ठीक है बच्चे, जी हाँ, जी अच्छा कुछ नहीं बेटा, ठीक है, हाँ, और साथ ही साथ बेटा इतना ही नहीं, ठीक है, बल्कि कॉर्नवालिस को दिया गया वीटो जो है वो बंगाल के आगे आने वाले गवर्नरों को भी दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, ठीक है, जो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर होते हैं ना, उनको भी राइट दिया गया कि वो भी विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि सर कॉर्नवालिस को दिया गया वीटो पावर ठीक है, क्या वीटो पावर है? आपसे कोई भी पूछे कि साहब वो विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता है, यह है कॉर्नवालिस का वीटो पावर। उसके पास इतनी क्षमता है कि वो विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता है। तो कॉर्नवालिस को दिया गया वीटो पावर आने वाले गवर्नर जनरल प्लस मद्रास व बंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को भी दिया गया। प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को भी दिया गया। गवर्नरों को भी दिया गया। ठीक है बाबू, बात समझ में आई? ठीक है, बिल्कुल क्लियर हुआ। तो सर ये ठीक है, दो प्रमुख प्रावधान थे कि सब कॉर्नवालिस को जो वीटो दिया गया है वो आगे आने वाले गवर्नर जनरल प्लस बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को भी मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब इससे ये हुआ, इस एक्ट से जो 1793 का चार्टर एक्ट है, कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाना था ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बना था, आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल याद है? कब बना था बोर्ड ऑफ कंट्रोल? 1784 के पिट्सबर्ग एक्ट में बना था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो जो 1784 के पिट्सबर्ग एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था, जिसमें ठीक है 6 सदस्य थे, ठीक है ना, एक उसमें राज्य सचिव था,
प्रीवी काउंसिल के 4 सदस्य थे। ठीक है, तो वो जो बना था ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सारे सदस्यों का वेतन अब भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। तीसरा प्रावधान ये था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभी सदस्यों का वेतन वेतन अब भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। अब भारतीय राजकोष से दिया जाएगा, राजकोष से दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो बेटा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सारे सभी सदस्यों का वेतन कहां से दिया जाएगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभी सदस्यों का वेतन भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, लेकिन ये कब तक मिला? 1919 तक। 1919 के शासन अधिनियम तक, 1919 के 12 शासन अधिनियम तक ये भारतीय राजकोष से दिया गया। तक ये कहां से दिया गया? भारतीय राजकोष से दिया गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सारे सदस्यों का वेतन भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, इसके बाद एक और इसमें वो था बेटा प्रावधान था कि जितने भी सिविल सर्वेंट जो 500 मतलब जितने भी पद जो 500 पाउंड स्टर्लिंग के ज्यादा के हैं, मतलब एक वेतन है, जैसे मान के चलिए कि भारत में अभी ठीक है 1 लाख रुपए से ज्यादा का वेतन पाने वाले जितने भी सरकारी पद हैं, ठीक है, उन पर केवल व केवल ऐसी व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा जो सिविल सर्वेंट हैं। तो ऐसे यहां पर यह था कि 500 पाउंड स्टर्लिंग से ज्यादा वेतन मिलने वाले ठीक है सभी पदों पर केवल कॉन्ट्रैक्टेड सिविल सर्वेंट ही नियुक्त किए जाएंगे, इनके अलावा और कोई नहीं। ठीक है, जैसे आज मैं कह दूं कि हमारी संस्था है, हमारी इस संस्था में जिन टीचरों को ठीक है 1 लाख रुपए से ज्यादा ऊपर का वेतन मिल रहा है, ठीक है, हम ठीक है इस पद पर केवल उन्हीं शिक्षकों को रखेंगे, केवल उन्हीं टीचर्स को रखेंगे ठीक है जिनको कम से कम 7-8 साल का पढ़ाने का अनुभव हो, केवल हम उन्हीं को यहाँ पर रखेंगे और बाकी के टीचर्स को हम यहाँ पे नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें बोला गया कि 500 पाउंड स्टर्लिंग से अधिक वेतन वाले पदों पर 500 पाउंड स्टर्लिंग से अधिक वेतन वाले पदों पर केवल अनुबंधित सिविल सर्वेंट ही नियुक्त किए जाएंगे। सिविल सर्वेंट ही नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, तो सर 500 पाउंड स्टर्लिंग से अधिक वेतन वाले पदों पर केवल व केवल अनुबंधित सिविल सर्वेंट ही नियुक्त किए जाएंगे, उनके अलावा और कोई नहीं। सर आपकी कल वाली क्लास की पीडीएफ नहीं मिली और क्लास चल रही है, मतलब कपिल मतलब क्या है बेटा? चलिए देखिए, एक बार मुझे आप लोग थम्स अप कर दो कि सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई आपको। ठीक है, ये 1793 का चार्टर एक्ट है। ठीक है, इस चार्टर एक्ट के क्या क्या प्रावधान है ये मैंने आपको बता दिया। चार्टर का मतलब क्या होता है? चार्टर का मतलब होता है एक तरह का ठीक है अधिकार पत्र। ठीक है साहब, ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा ठीक है जी, ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया एक प्रकार का अधिकार है कि साहब वो आगे और 20 वर्षों तक भारत में व्यापार कर सकती है। चलिए
थैंक यू। अनुबंधित का मतलब कॉन्ट्रैक्टेड बेटा। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट नहीं हुआ? नहीं यार, हुआ होगा। चलिए अभी देखता हूं मैं, एक सेकंड रुकिए आप। जी अच्छा, हाँ बेटा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आपका नहीं हुआ। जी हाँ, नहीं हुआ। चलिए, नहीं हुआ, जी हाँ बेटा। चलिए तो कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा करते हैं। ठीक है, अभी आप ये समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा आप परेशान मत हो ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप ये समझ लो, ठीक है, सबसे पहले कि जो 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम है, ठीक है, 1786 के संशोधनात्मक अधिनियम को पहले आप पढ़ लो। इसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट पढ़ लो। ये दो पढ़ लो अभी आप, है ना, ये दो पढ़ लो कि सर ये जो 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम है, जरा आप इस पे, ठीक है, थोड़ा सा गौर फरमाना बेटा। ये जो 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, ये वाला अधिनियम, ठीक है, ये क्यों लाया गया? ठीक है, इस अधिनियम के बारे में, इस एक्ट के बारे में समझ लो। सर ये एक्ट इसलिए लाया गया कि वास्तव में ये जितने भी एक्ट हैं 1773 से 1784 तक, ये सारे के सारे एक्ट, ठीक है, ये जितने भी एक्ट हैं, इन सभी एक्ट का काम क्या था? इन सभी एक्ट का काम ये था कि सर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित करना, ठीक है, नियंत्रण स्थापित करना। दूसरा कारण क्या था? कि कंपनी की खराब होती आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाना, होती आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु बेटा कदम उठाना, उठाना। चलिए, कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो जितने भी एक्ट थे ना, ये सारे के सारे एक्ट, ठीक है ना, 1773 से लेके ये सारे एक्ट असफल हुए, ठीक है, अपने इस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए। ठीक है बाबू, ये सारे एक्ट असफल हुए अपने इस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए। ठीक है, फिर फाइनली बचा कि ऐसा करते हैं कि कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजते हैं। ठीक है, वो भारत में रेवेन्यू व्यवस्था में सुधार करेगा, वो भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करेगा, और उसने ऐसा किया भी। तो जो 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम है, ये बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट ही नहीं, बल्कि 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट की भी कमियों को दूर करने के लिए, अभी भी कंपनी में जो प्रशासनिक असुविधा है उसे दूर करने के लिए, ठीक है ना, लाया गया था। कंपनी की स्थिति में अभी तक कोई वास्तविक सुधार नहीं आया था, ठीक है, और गवर्नर जनरल उसकी परिषद के बीच में मतभेद थे, और बेसिकली जो मुख्य कारण था वो कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भारत लाने हेतु ये लाया गया था। कॉर्नवालिस ने बिल्कुल सिंपल बोल दिया कि विशेष अवस्था में वह अपनी परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता है। ये एक विशेष अधिकार था जो केवल उसी को मिला था, और बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ साथ उसके पास दो पद होंगे, एक वो बंगाल का गवर्नर जनरल तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ में मुख्य सेनापति भी होगा। ठीक है, मुख्य सेनापति भी होगा। ठीक है सर, फिर अब यहां से स्टार्ट हो जाता है चार्टर एक्ट।
ठीक है। ये जितने भी चार्टर एक्ट हैं, यहाँ पर चार्टर का मतलब क्या है, अगर आपसे कोई भी बोले तो सर चार्टर का मतलब है कि एक प्रकार का ये, ठीक है, अधिकार पत्र है, अधिकार पत्र हैं जो ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए, द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए। कंपनी को दिए गए, ये प्रति 20 वर्षों के अंतराल पर दिए गए। इसलिए आप देखेंगे बेटा कि प्रत्येक चार्टर एक्ट आपको 20-20 सालों बाद दिखेगा। 1793 में, फिर 1813 में, फिर 1833 में, फिर 1853 में। 20-20 साल, क्योंकि ठीक है जैसे 1793 वाला है तो उसमें बोला गया हम अगले और 20 वर्षों के लिए ठीक है कंपनी को भारत में व्यापार करने की इजाजत देते हैं। ठीक है, और इसमें बोला गया कि भाई जो कॉर्नवालिस को दिया गया बीटो है, जो कॉर्नवालिस को हमने विशेष अधिकार दिया है, बीटो दिया है, वो आगे आने वाले सारे बंगाल के गवर्नर जनरल को और मद्रास व बंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को भी देंगे। ठीक है जी, ये बात बोल दी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभी सदस्यों का वेतन अब भारतीय राजकोष से दिया जाने लगा इसी अधिनियम से। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सारे सदस्यों का वेतन अब भारतीय राजकोष से दिया जाने लगा इस एक्ट से। और 500 पाउंड स्टर्लिंग से ज्यादा वेतन पाने वाले पदों पर केवल कॉन्ट्रैक्टेड सिविल सर्वेंट, जो बाकायदा जो है ना, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त होकर आए हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा नियुक्त होकर आए हैं, केवल उन्हीं को नियुक्त किया जाएगा। चलिए, अब एक सबसे बड़ी बात यह है कि सर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट नहीं हुआ। ठीक है जी हाँ बच्चों, मैं माफी चाहता हूं, मेरे दिमाग में ऐसा था कि शायद वो हो गया है। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, हम अगले संडे कराएंगे। तब तक आप 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम आप पढ़ लेना। ठीक है, आज मेरा प्लान तो बहुत था, लेकिन अब मूड खराब हो गया क्योंकि आप लोगों ने बोल दिया कि सर वो पिट्स इंडिया एक्ट नहीं हुआ। हमारा ही फॉल्ट है, फॉल्ट मेरा भी नहीं है, टीम का है। मैंने बोला था टीम से कि एक बार देखो कि संवैधानिक विकास में कौन कौन से एक्ट हो गए। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, उन्होंने क्या क्या आंसर हो गया, मैंने यहीं से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, हम अगले संडे पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ाएंगे और पिट्स इंडिया एक्ट के बाद 1813, 1833 और 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तब तक बच्चों आप सभी को ढेर सारा प्यार। आपको असुविधा हुई इसके लिए सॉरी। ठीक है, माफ कर दो बाबू, लव यू ऑल। स्टूडियो में चाय का कप छोटा। बेटा 1813 है तो बहुत इंटरेस्टिंग, तुम्हें मजा आ जाएगा 1813 वाला, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर कोई वर्डन बने। ठीक है, मैं नहीं चाहता। अगले संडे ले लूंगा, कोई बात नहीं बच्चे। ठीक है, अगले संडे ले लूंगा। ठीक है, चलिए बेटा, पॉन्ड स्टर्लिंग एक मुद्रा है, जैसे हमारी रुपया है, इस तरह की मुद्रा है। चलो ठीक है, लव यू बच्चों, लव यू जी। ठीक है।